नमस्कार, मैं हूं रवि पाराशर। टॉस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत करते हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और शुरू से ही भारत के किसानों की हालत अगर हम देखें तो वो लगातार खराब होती जा रही है। ऐसा आभास आंकड़ों से मिलता है, किसानों के आत्महत्या करने की जो घटनाएं हैं उनसे मिलता है। केंद्र में मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी दोगुनी करने, उनकी हालत विभिन्न स्तरों पर सुधारने का जो बीड़ा उठाया है, उसी क्रम में केंद्र सरकार ने हाल ही में मानसून सत्र में किसानों से जुड़े 3 कानून पास कराए हैं दोनों सदनों से, और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद इनके अस्तित्व में आने की पूरी बहुत जल्द संभावना है। लेकिन हम देख रहे हैं इन कानूनों को लेकर कुछ प्रदेशों के किसान नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और एनडीए में भी हरसिमरत कौर शिरोमणि अकाली दल के कोटे से जो मंत्री थी, खाद्य एवं प्रसंस्करण कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस्तीफा भी दिया। और तमाम स्तर पर हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के इस गेम चेंजिंग फैसले पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा मौजूद हैं। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है टॉस के इस खास पेशकश में। नमस्कार देवेंद्र, आपसे हम बहुत आसान शब्दों में ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर केंद्र सरकार जो किसान उत्पाद बिल 2020 लेके आई, किसान अनुबंध 2020 बिल लेकर आई, ये विरोध के कारण क्यों बन रहे हैं? इन बिलों को लेकर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे इसमें पहला अगर हम मुद्दा देखें तो ये कि इसमें एक अविश्वास की भावना जागृत हो रही है। तो पहले तौर हम देखें कि पिछली बार जब सरकार ने कहा था कि हम एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर हम लागू करेंगे, और सरकार ने दावा किया कि हमने कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि वो पूरी तरह से जो C2FL पे आधारित जो उन्होंने फॉर्मूला था कि जो किसान बिजली लागत आती है उसमें परिवार का श्रम उसको शामिल कर मतलब जो लागत है उसका 50% जोड़कर उसका एमएसपी तैयार किया जाएगा। सरकार ने दावा कर दिया कि हमने एमएसपी लागू कर दिया और बहुत वाहवाही लूटी गई, लेकिन हकीकत ये है कि वो पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था। तो इसमें किसानों में जो कहीं तक ये आशंका है कि ये कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नए बिल आ रहे हैं इनके कहीं पहले जैसी हमारे लिए ये झुंझुना थमा दिया जाए। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि पिछली जो एमएसपी हम देखें, पिछले मोदी काल में देखें, पिछले 5-6 साल में तो काफी मतलब उसमें इजाफा हुआ है। जैसे गेहूं, कोई भी धान वगैरह कोई भी देखें तो बहुत अच्छा खासा इजाफा हुआ है, और सरकार ने भी लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करेंगे। उसके तहत कई सारी पहल की गई है। लेकिन अब हम जो मोटे तौर पर जो देख रहे हैं, जो अभी इसका जो विरोध चल रहा है नए कानूनों का, इसमें ये किसानों को एक मोहरा बनाया जा रहा है। जिन लोगों के हित प्रभावित होंगे वो किसानों को आगे कर तो इस आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। हित किसके प्रभावित होंगे कि अभी तक जो हम देख रहे हैं मंडी व्यवस्था देखें, उसमें शायद बिचौलियों का बोलबाला होता है। उसमें जो आड़तिया जो होते हैं वो सरकारी लाइसेंस धारक होते हैं, और सरकारी लाइसेंस प्राप्त करने के बाद वो किसानों को शोषण करते हैं। तो जो नया कानून जो आ रहा है उससे किसानों को छुटकारा मिल जाएगा, वो उनके चंगुल में नहीं रहेंगे। तो वो अपने हितों को साधने के लिए किसानों को आगे खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। देवेंद्र, ये भी बताइए कि आंदोलन मुख्यतः पंजाब और हरियाणा में ही क्यों हो रहा है? पूरे देश में किसान हैं, पूरे देश में किसानों की बदहाली, किसानों की बेहतरी की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या वजह है कि पंजाब और हरियाणा से ही जो विरोध की आवाजें हैं वो थोड़ी तेज आ रही हैं? क्या वजह है कि पंजाब की जो एनडीए की सहयोगी पार्टी शिरोमणि अकाली दल है, अभी भी एनडीए में है, लेकिन उसके मंत्री ने प्रतीकात्मक तौर पर विरोध जताने के लिए इस्तीफा दे दिया? देखिए, हमारे यहाँ ये हरियाणा और पंजाब 2 राज्य ऐसे जो ज्यादा समृद्ध हैं, यहाँ के किसान बड़ी जोत वाले हैं। भारत की जो लघु और सीमांत किसानों का जो दायरा है वो 86% है। यानी ये कहेंगे जो बड़े किसान है केवल 14% किसान है जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में दोनों में बड़ी जोत वाले किसान हैं।
इनके पास कहीं वह वेयर हाउस या कोल्ड स्टोरेज जिस तरह की हम बात कर रहे थे फसलों के संरक्षण के लिए, सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोर पंजाब और हरियाणा में। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि जब किसानों की फसल खेतों पर से पक के तैयार होती है तो ये मतलब मंदे में खरीद लेते हैं। जैसे हम अभी गेहूं की बात करें तो गेहूं 1925 रुपये प्रति क्विंटल का एमएसपी उसका निर्धारित किया गया था, लेकिन जब फसल के दौरान में सरकारी खरीद पूरी तरह से होती नहीं है तो ये जो कोल्ड स्टोरेज वाले व्यापारी आड़ती 1500-1600 रुपये क्विंटल तक खूब खरीदा गया था। तो ये अपने यहाँ संरक्षित कर लेते हैं। ऐसी आलू प्याज बहुत सारी जो फसलें होती हैं, बाद में उसी उत्पाद को ये जब किसानों के घर से आ जाता है उसको काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। तो अब क्या होगा कि अगर ये कोई भी इसको खरीद सकेगा व्यापारी, तो अब इनकी कोल्ड स्टोरेज जिन्होंने बड़ा निवेश किया है अब इनकी मोनोपोली नहीं चल पाएगी। तो इसलिए यहाँ के जो हरियाणा और पंजाब के आड़तिया जो हैं और या कोल्ड स्टोर या के मालिक जो हैं, तो इसलिए वही बवेला खड़ा कर रहे हैं, किसानों को उकसा रहे हैं तो भाई आपके तो हित प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बात करेंगे तो बहुत सारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि इन कानून से जो 3 कानून पास कराए गए हैं कि इनसे उनका क्या हित होगा। इससे ज्यादातर किसान बताने की स्थिति में नहीं है, केवल ये आशंकाओं पर आधारित है ये आंदोलन। बिल्कुल देवेंद्र, आपने कहा कि अगर किसानों से भी पूछा जाए कि वे आंदोलन आखिर कर क्यों रहे हैं तो असल मुद्दों के बारे में उन्हें भी कोई खास जानकारी नहीं है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसानों की बेहतरी की जो मंशा है उसका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मुनाफे की सियासत मुनाफे के लिए की जा रही है, आड़तियों के पक्ष को और पुख्ता करने के लिए की जा रही है। हाँ जी, जैसे अभी हम देखते हैं कि हर मतलब एक बड़े शहर में तहसील स्तर पर या कस्बे में एक आड़त होती है, तो वहाँ 15-20 दुकानें होती हैं, लेकिन खरीदार 3-4-5-6 या 1 दर्जन लाइसेंस धारक होते हैं। किसान अपनी फसल ले जाता है, वो पहले उसको खारिज कर देंगे, नहीं ये ठीक नहीं है, ये गीला है, ये छोटा दाना है, उसको मतलब हतोत्साहित कर देंगे। अब ये आड़तिया और वो जो खरीदार होते हैं लाइसेंस धारक, तो वो उसका मनोबल गिरा देते हैं किसान का। तो उसमें जो आपसी साठगांठ होती है और जो ये मंडी परिषद का जो अध्यक्ष बनता है वो राजनेता होता है। तो एक पूरा सिंडिकेट है, एक सिंडिकेट जो संगठन था ये किसानों को लूटता आ रहा था। तो इसीलिए ये कुछ नेता लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। मंडी समिति में कई मतलब जो होते हैं और जो राजस्व वसूली जो होती है उसका कई तरह से बंदरबांट होता है जो एक भ्रष्टाचार में कमाया जाता है। तो इसमें सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं है कि ये एनडीए के जमाने का है। ये जो कानून का जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था ये जुलाई 1990 में किया था, जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। उन दिनों एक अर्थशास्त्री और कृषि विशेषज्ञ भानु प्रताप सिंह थे, वो एक कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया गया था। लेकिन जाहिर है आपको देखेंगे बहुत सारे मराठा से भी और हरियाणा से बहुत सारे जो नेता हैं जो इस तरह से धंधे से आड़त से और एग्रो कंपनियों से जुड़े हुए, उन्होंने इस सरकार को इस कानून को सिरे नहीं चढ़ाने दिया क्योंकि उनका अहित होता, तो इसलिए चला रहा था। लेकिन मोदी सरकार ने हिम्मत जुटा के, जैसे जीएसटी कांग्रेस के जमाने का था, मोदी सरकार ने पास कराया, इसी तरह के किसान सुधार से जो किसान सशक्तिकरण जो बिल है इनको सरकार ने हिम्मत जुटाई। तो इसलिए कुछ राजनेताओं के हित प्रभावित हो रहे हैं। आप जिनकी पंजाब कोटे से जो मंत्री हैं जिनके आप त्यागपति से, उनका खुद इसी तरह का कारोबार है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से देश के किसानों को आज़ादी के 7 दशक बाद अब वास्तव में आज़ादी मिलेगी। इस वक्तव्य को थोड़ा सा और आसान शब्दों में आप बताएं, किसानों की आज़ादी से क्या मतलब है? क्या डिजिटल दौर में अब जो ये बात कही जा रही है कि कोई भी किसान ई मंडी में अपनी उपज, जो यूपी का किसान है, मान लीजिए उसे यूपी में रेट अच्छा नहीं मिल रहा, अगर उसे तेलंगाना में अच्छा मिल रहा है, ओडिशा में अच्छा मिल रहा है, तो वहाँ पर अपना उत्पाद वो बेच पाएगा। तो क्या ये व्यवस्था बहुत कारगर और बहुत प्रभावी आपको तात्कालिक तौर पर नजर आ रही है? और सबसे इस चीज पर थ्रस्ट दे रहा हूं कि किसानों को आजादी देने की जो बात सरकार कर रही है उसका असल मकसद आप जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, कोई भी क्रांति, कोई भी अभियान जो एक दिन में पूरा नहीं हो पाता, लेकिन एक अच्छी सोच के साथ है। इसको किसान बहुत जो विपक्ष के कुछ नेता भी कह रहे हैं, लेकिन उसमें कमियां निकाल रहे हैं। जैसे अब हम आजादी की बात करें, जैसे कोई एक शहर का, एक गांव का किसान है, तो अभी तक ये व्यवस्था थी कि वो अपनी फसल को लेकर केवल मंडी में ही बेच सकता है। मंडी में उसको टैक्स देना पड़ेगा, कुछ किसान से वसूला जाता था और कुछ मतलब आड़त भी लगती थी उस पर। अब क्या होगा कि नया कानून पास होने के बाद वो किसान
अपने यहाँ किसी भी व्यापारी को बेच सकता है, किसी कोल्ड स्टोर मालिक को बेच सकता है, गांव में बेच सकता है। लेकिन अभी तक कुछ किसान गांव में बेच देते थे, लेकिन वो नियमों के खिलाफ था। वो अगर उसको कोई कंप्लेन कर दे तो उस पर जुर्माना भी लग सकता था। अभी तक व्यवस्था ये थी कि मंडी में ही बेचा जाए, तो उस पर आड़त लगेगी, टैक्स लगेगा, तभी बेच सकते थे। अब ये व्यवस्था खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यापारी गांव में आकर किसान की फसल का बेहतर मूल्य दे रहा है तो वो गांव में आकर खरीद सकता है। बड़ी बात ये भी है कि उस पर कोई किसान को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जबकि मंडी में जाएगा किसान तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा। और अब जब कभी 50 किलोमीटर या 20 किलोमीटर दूर किसान अपनी फसल को लेके जाता है, उस पर भाड़ा भी अच्छा खासा लग जाता है, पूरा दिन भी बर्बाद हो जाता है। जब उसके घर पे आके, उसके द्वार पे आके कोई व्यापारी खरीद के ले जाएगा तो उसको टैक्स नहीं देने पड़े, मुनाफा अच्छा मिलेगा। तो किसान की मर्जी पर है, उसके विकल्प खुलेंगे इस चीज के कि मैं मंडी ले जाऊं या ले जाऊं। और व्यापारी औने पौने दामों में खरीदेगा तो किसान के पास मंडी का विकल्प है। और जो सरकार ने एमएसपी की व्यवस्था जो कर रखी है, वो कोई सरकारी खरीद जाए, एफसीआई वगैरह उस कांटे पर बेच सकता है, वो उन सब्जियों को बेच सकता है। तो लेकिन अब विकल्प होंगे, आजादी इससे मिलेगी। अब केवल उसके पास यही एक विकल्प नहीं रह जाएगा, मंडी में ही जाए, वो कहीं भी बेच सकता है। जैसे इसके ऑनलाइन की बात कर रहे थे, अभी सरकार ने ई नाम जैसी ई मंडियां शुरू की हैं, उस पर अभी बहुत बड़े पैमाने पे तो नहीं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अब किसान चाहे तो उसको ऑनलाइन चेक करके ई नाम पर जाकर मंडी पर चाहे तो अपने सौदा कर सकता है इसका। और अगर अकेला नहीं है तो 2-3 किसान मिलकर ग्रुप बना के उसको अपने माल इकट्ठा कर बेच सकते हैं, उसका अच्छे बेहतर इनाम उसका मिल रहा है। तो इसीलिए उसको आजादी मिल रही है इस चीज से, यही आजादी है, वो कहीं बेच सकता है। अभी तक ये था कि कोई जैसे हरियाणा का किसान तो बहुत सारा मतलब समृद्ध बेच सकता है अपने यहाँ पर, यूपी का किसान अपने धान को कोई सहारनपुर का किसान करनाल ले जाए तो उसको उसकी आजादी नहीं थी बेचने की। अब ऐसा नहीं हुआ, कोई पूरे देश भर में कहीं बेच सकता है अपने उत्पाद को। जी देवेंद्र जी, किसान को वाकई में इस डिजिटल दौर में अपना उत्पाद बेचने के लिए एक आज़ादी मिलेगी। बाजार का हम कहें कि उसको एक विकल्प मिलेगा, उसे जहां फायदा हो वो वहां अपने उत्पाद बेच सकता है। लेकिन फिर ये आरोप क्यों लग रहा है कि सरकार का जो ये कानून है, सरकार की जो ये मंशा है, बड़े औद्योगिक घरानों को ही मुनाफा दिलवाएगी? ये आरोप क्यों लग रहा है? देखिए, ये बड़े अभी तो आरोप इसीलिए लग रहे, अभी एक इसमें कानून में एक प्रावधान ये किया कि किसान बड़े उद्यमी कारोबारी किसानों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर, संविदा पे लेकर उस पर खेती कर सकते हैं। तो अभी मेरी भी एक किसान से बात हो रही थी, मैंने पूछा भाई उसमें आपको आशंका किस चीज की है? तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे कोई व्यापारी है, कोई बड़ा कारोबारी उद्यमी है, वो आके हम किसानों की जमीन पहले तो मोटा पैसा दे दे हमें और बाद में जो कहीं कब्जा न कर ले उस पर। फिर मैंने उनको ये कहा कि भाई अभी कोई बड़ी कोठी है, बड़ा मकान बना लेते, लोग किराए पे मकान भी देते हैं, तो हर महीने उसकी आमदनी होती है, अच्छी खासी होती है, 10% का इजाफा भी होता है कानूनन, 1 साल बाद में किराया बढ़ जाता है। तो उसमें आशंका तो उसमें भी रहती है, लेकिन ऐसा तो गिने चुने मामलों में होता है जब उसके किसान को जो ज्यादा पैदावार हुआ सकता है, कोई ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इसमें क्या है कि नहीं उद्योगपति अपनी मोनोपोली चलाएंगे, वो कर सकते हैं। केवल ये निर्मूल आशंका है। हाँ, सरकार को मुझे जो कमी दिख रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट खेती की बात कर रहे हैं, एक अच्छा है, जैसे वॉलमार्ट वगैरह अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है, ये कोई नई चीज नहीं है। तो लेकिन उसमें अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। जब ये बड़े पैमाने पे होगी तो सरकार को इसके लिए एक ना प्राधिकरण बनाया जाए, एक रेगुलेटर बनाया जाए, तो भाई किसानों की इस तरह की कोई दिक्कत आए तो उनके लिए उसका मतलब समाधान ढूंढा जाए, उसका फैसला दिया जाए। और उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए कि उसके 2 महीने 3 महीने के भीतर उसका मतलब न्याय फैसला करके दे। अगर कोई अधिकारी फैसला नहीं करता है, कोई इसको न्याय नहीं दिलवा पाता है, तो उसके भी दंड का प्रावधान किया जाए। तो ऐसी एक मतलब कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती तौर पर हो सकता है कि जब कोई भी पहले व्यवस्था की जाती है, उसका रेगुलेटर बाद में बनता है। जैसे अभी हम बात करें रियल एस्टेट सेक्टर में रेरा, इसके लिए भी रेगुलेटर बना है, तो इसमें भी हो सकता है। किसानों की एक और सबसे बड़ी आशंका है, जो किसानों को बेरोजगार है, एमएसपी खत्म हो जाएगा, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है वो खत्म हो जाएगा। जबकि सरकार ने साफ कहा है और उसके बिल में ऐसा कहीं भी कोई मतलब संकेत नहीं दिया गया, कुछ भी रिटर्न में नहीं है कि एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है वो खत्म कर दी जाएगी प्रक्रिया। लेकिन सरकार तो इस बार भी आपने देखा होगा, रबी की फसल को किसानों को भरोसा बहाल करने के लिए रबी की फसल, गेहूं की फसल का अभी से उन्होंने एमएसपी तय कर दिया। तो लेकिन ऐसा कहीं नहीं हुआ। सर, किसान के पास ऑप्शन है, वो एमएसपी पे बेचे, मंडी में बेचे और या कारोबार व्यापारी को बेचे, तो उसका तो विकल्प ज्यादा खुले हुए हैं, उसके ज्यादा विकल्प मिलेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो केवल एमएसपी को लेके तमाम तरह की मतलब ये एक आशंकाएं पैदा की जा रही है।
बिल्कुल सही बात कही आपने देवेंद्र जी। लगातार सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी का तो कोई जिक्र ही इन कानूनों में नहीं है। एक आशंका पैदा करके किसानों को भ्रम में डालने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जागरूकता की जो है वो कमी तो नजर आ रही है, क्योंकि ये कानून, ये बिल अचानक मानसून सत्र में नहीं लाए गए। अध्यादेश इनको कानून का दर्जा देने के लिए पहले से ही लागू किया गया था, और उसी समय से अगर सरकार और कृषि मंत्रालय और जो सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए है उसकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, अगर उनसे जुड़े हुए किसान संगठन अगर जागरूकता का माहौल देश में बनाते, अपने अपने क्षेत्रों में बनाते, तो शायद ये दिक्कत एकदम से नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है। आप सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत है। ये ना कम्युनिकेशन गैप साफ दिख रहा है। अगर सांसद या इनके विधायक या इनकी अलग केंद्रीय मंत्री इस क्षेत्र में किसानों को जागरूक करते कि भाई हम इस तरह की कोई आशंका नहीं है, ये एक दिन से नहीं है, आशंका पहले से। देखिए एमएसपी का मामला क्या है, एमएसपी में देखिए विसंगतियां हैं। ये एमएसपी अब से नहीं है, 1966 से लागू की गई थी ये व्यवस्था, और अब तक जो करीब 24 फसलों का एमएसपी निर्धारित किया जा सकता है। देखो कहीं ना कहीं खामियां जरूर हैं। किसान एक और उम्मीद कर रहे हैं सरकार से कि जैसे अभी आप देखेंगे एमएसपी में केवल मुख्य रूप से गेहूं, धान, कपास, ये तीन ही फसल हैं जिनकी खरीदारी हो पाती है, और जबकि सरकार जो 24 जिन्सों का एमएसपी निर्धारित करती है। तो कांग्रेस के काल रहा हो या कोई गैर कांग्रेसी सरकार रही हो, भाजपा के अलावा भी, तो उन्होंने वही व्यवस्था चली आ रही है। उसमें सरकार का आपको पता है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग है एक जो काम कर रहा है, वो आयोग है। उसमें एक सरकार का एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक उसका अध्यक्ष होता है, वो लागत निर्धारित करता है और उसमें कुछ जोड़ के किसानों को मुनाफा जोड़ के हर साल एक मूल्य तय करते हैं, उसी का वजह एमएसपी तैयार की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम कैबिनेट मंत्री बैठते हैं, तो वो कर दिया। लेकिन वो उसका एक संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। जब कैबिनेट की मीटिंग में हो रहा है, सरकार का एक आयोग उसका कर रहा है। अभी आप देखेंगे केवल इस समय बाजरा, मक्का, ये कई ऐसी जीन्स हैं और बहुत सारे दलहन भी हैं तो जो किसान के पास पककर आ गए, लेकिन उसकी कोई खरीद केंद्र नहीं है सरकारी। जब एमएसपी सरकार ने व्यवस्था की है, कोई खरीद केंद्र सरकार कर नहीं रही है, तो फिर उसकी व्यवस्था ये भी होनी चाहिए कि हम खरीदेंगे। अब कहाँ खरीदेंगे? अभी तक क्या हो रहा है, मक्का का 1800 के करीब का रेट है, वो 1200 रुपए बाजार में बिक रही है मंडियों में। किसान कुछ बेबस अपने आप को असहाय नजर आ रहा है। तो एक सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जो एमएसपी से कम कीमत पे मूल्य न बिके। अगर कोई एमएसपी से कम पे खरीद रहा है तो एक अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। तो किसान एक ये भी मांग कर रहे हैं कि भाई ये एमएसपी से नीचे खरीदे, इसकी व्यवस्था करो, उसको कानून बनाओ। लेकिन सरकार इस मुद्दे पे मौन है। इसकी तमाम खामियां, हो सकता है आगे इस पर काम किया जाए, लेकिन सरकार की एक ही दलील है कि हमने एमएसपी के मुद्दे को तो छेड़ा ही नहीं है ड्राफ्ट में, ये जो विधेयक लेके आए। लेकिन छेड़ा नहीं है, और आप कह रहे हैं कि एक प्रैक्टिकल, एक व्यावहारिक ये समस्या है कि किसान को एमएसपी पर उसका जो उत्पाद है वो बहुत कम बेच पाता है, और जो सरकारी खरीद का जो वादा है वो भी जो विरोध कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि ये व्यवस्था भी धीरे धीरे एमएसपी के साथ साथ खत्म ना हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि सरकारी खरीद भी जारी रहेगी, एमएसपी भी जारी रहेगी। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर और एक भारतीय नागरिक, और सबसे ज्यादा मैं कहूँगा, मैं आपको जानता हूँ, आपके गांव को भी जानता हूँ, आप खेती किसानी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। एक किसान के बेटे, एक मिट्टी के बेटे होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये जो मांग हो रही है कि एमएसपी से कम पर अगर किसान का उत्पाद खरीदा जाता है तो उसे आपराधिक धाराओं में निबद्ध किया जा सकता है, इसमें सरकार को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये आशंका मैं इसी मुद्दे पर आता हूँ कि यही जो मामला था ना, कि जैसे अभी तक किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या थी, रोना था, तो बाकी वो मांग भी, जरूरत भी थी कि जैसे कोई भी उद्योगपति है, कोई एक पेन बनाता है ये, तो वो उसकी कीमत खुद तय करता है कि मैं इसको 10 रुपए में बेचूं, 20 रुपए में बेचूं, ये तय करता था। अभी तक सरकार किसान एमएसपी तय करती थी, और या फिर आड़त में ले जाता तो मंडियों में वो मंडी वाले तय करते थे, आड़तिया, तो भाई इसको हमने 1 रुपए का दो, लेकिन उसको अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं था, मजबूरी में बेचता था। तो लेकिन सरकार ने अब उसको अपना ये अधिकार दिया गया, आप चंगुल में नहीं है, आप आजाद हो गए।
लेकिन सरकार को करना चाहिए भाई, आप कैबिनेट की मीटिंग बुला कर रहे हैं तो आपको संवाद की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन मुझे अब एक और तो सरकार ये कह रही है कि आप पैदावार बढ़ाइए। आप देखते होंगे हर बार किसानों को प्रेरित किया जाता है, सस्ता कर दिया जाता है, यूरिया अन्य उर्वरकों पर भी सब्सिडी दी जाती है कि आप मेहनत करिए। वो किसान मेहनत करता है और हर साल रिकॉर्ड उत्पादन भी होता है, आप देखेंगे फसलों का। लेकिन जब खरीद की बात आती है तो सरकार 5 या 6% फसल ही केवल खरीद पाती है एमएसपी पर, बाकी वो उनके बिचौलियों के ऊपर छोड़ देती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी मुझे जो लग रहा है, जैसे हम आलू की बात करें, हमारे जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, आलू बम्पर पैदावार होती है, लेकिन सरकार के पास उतने संरक्षण की व्यवस्था है नहीं। या और भी गेहूं के जैसे संरक्षण की बात करें, जैसे स्टोरेज की बात करें तो वो है नहीं। एफसीआई में जो हमारी जो व्यवस्था थी कोल्ड स्टोरेज की या उस तरह से भंडारण केंद्रों की, वो बहुत ही सीमित है, सरकार खरीद नहीं पाती है। अगर सरकार खरीद ली तो उसे कहाँ डालेगी? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि हमें सरकार को सबसे पहले इसके गेहूं के भंडारण की, गेहूं जौ चना जो भी हमारे दलहन और तिलहन और यह अनाज है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उस पर उतना निवेश नहीं किया गया। और जबकि उद्योगों के लिए हम तमाम तरह के मतलब सब्सिडी जाती है उसके भंडारण की और उसके परिवहन की, इस तरह से तो किसानों को नहीं की गई। हालांकि अब इस दिशा में काम किया जा रहा है, निजी निवेश बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। तो सरकार इसीलिए नहीं खरीद पाती है, जो मेरा मानना है कि अगर वो खरीद लेगी तो उसे रखेगी कहाँ। ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है। एफसीआई में जितने बहुत बड़ी मात्रा में अनाज हमारा खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है भंडारण की। तो अभी तक ये व्यवस्था चली आ रही है। तो लेकिन मुझे लगता है, देखिए, ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये। लेकिन सरकार ने अभी तक, जो मैं एमएसपी की बात कर रहा हूँ, उसको कानूनन इसको दर्जा दिया जाए, वो अभी तक इस पर विचार ही नहीं किया। अब सरकार ने इस पर ही अभी 2 शब्द नहीं बोले हैं। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, और आप किसानों को नाराज करके बहुत दिन तक सत्ता में नहीं टिके रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, 1950 के दशक में जो कृषि क्षेत्र का जीडीपी को जो योगदान होता था, वो आपको मालूम ही है, 50% यानी आधा, टोटल जीडीपी का आधा योगदान खेती का था। तो उस समय से लेकर 50 से लेकर अब तक, क्या जो केंद्र सरकारें रहीं या जो राज्य सरकारें अस्तित्व में रहीं, उन्होंने किसान की बेहतरी का क्यों नहीं ऐसे प्रयास किए? जबकि ये भी एक बड़ी यथार्थ और सच्चाई है कि आज की तारीख में भी अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो करीब करीब आधी आबादी खेती या खेती से जुड़े जो दूसरे काम हैं उन पर निर्भर है। फिर भी क्या वजह रही कि जीडीपी से कृषि क्षेत्र का जो योगदान है जीडीपी में वो कम होता गया और सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया? और अब अगर केंद्र सरकार, मौजूदा केंद्र सरकार इस ओर थोड़ा सा ध्यान दे रही है, देखिए वो नए कानून ले आई है, इसके अलावा किसान रेलगाड़ियां भी उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है रेलवे ने, जिससे कि माल की ढुलाई, किसानों की माल की ढुलाई आसानी से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंच पाए। तो क्या वजह है कि सरकारों का मुख्य ध्यान किसानों की तरफ कभी ज्यादा नहीं रहा? देखिए, आपने बहुत सही सवाल उठाया। 50% से हमारा जीडीपी में योगदान खेती का मात्र 14% पर रह गया है। हमारी 200 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी, उसमें मात्र 28 लाख के आसपास करोड़ का रह गया है ये। तो ये बहुत बड़ी चिंता का है। और हमें दूसरी बात ये भी नहीं भूलनी, हमारी 60% आबादी खेती बाड़ी पर ही निर्भर है, गाँव में ही रहती है और रोजी रोटी का जरिया यही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा जो अपनी व्यक्तिगत अनुभव है, जो मेरा मानना ही है, जो खेती और इससे जुड़ी मतलब व्यवस्थाओं की जो नीतियां जो बनती हैं, उसमें ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। एसी में बैठकर इसकी नीतियां बनाई जाती हैं, फसल बीमा का बना दिया, एमएसपी का बना दिया। वस्तुस्थिति क्या है, उसमें किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और जो केंद्रीय मंत्री वगैरह जो होते हैं, उनके बजाय ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह इसकी जो रिपोर्ट बनाते हैं, तो उनकी जो सच्चाई को ये उसमें मतलब शामिल नहीं कर पाए। वस्तुस्थिति क्या है, वो मानते हैं कि हमने 100% अपने लागत से 50% जोड़ के इसको मुनाफा दे दिया एमएसपी का। अब उन्हें कानून तो बन गया, कागजों में बन गया, जो दिखता है वही बिकता है। अब आपने देखा, जो खरीदी नहीं जा रही है एमएसपी पे। अब किसान इस समय मक्का 1200 रुपये क्विंटल पे बेच रहा है, बाजरा 1200 पे बेच रहा है, 1800 का एमएसपी है। तो क्या इस जाहिर है उसका अभी नुकसान हो रहा है, जितनी लागत है आइए उसका भी उसकी वापसी नहीं हो पा रही है। तो ये सरकार की यही है कि जो शहरी जो व्यवस्था सरकार के, जो भी सरकारें आई हैं, उन पर शहरों पर ज्यादा ध्यान है, नौकरशाह भी उन्हीं पर ध्यान देते हैं। और जो भी कर्ज की व्यवस्था, जो भी पैसे की मुहैया बनने बात है, सारी योजना वो शहरों तक ही सीमित रह जाती है।
गांव में कम ही जाती हैं, या गांव में जाती हैं तो उनको एक तरह से कहते हैं कि उनकी अनदेखी की जाती है, उन्हें लागू कराने के लिए पूरी तरह से मतलब जोर नहीं दिया जाता है, कागजों पर ध्यान दिया जाता है और वो जमीन पर नहीं उतारी जाती है योजना। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कागजों पर ज़्यादा ध्यान है, कागजी कवायद ज़्यादा होती है और ज़मीनी स्तर पर जो बहुत सारी योजनाएं बनती हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो दो कानून हैं इनको लेकर जो विरोध का एक और मुद्दा जो है राज्यों की तरफ से जो आ रहा है कि अगर मंडियों का जो है अस्तित्व खत्म सा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो जो मंडी शुल्क राज्यों को राजस्व के रूप में मिलता था उसमें कमी आ जाएगी, तो विकास के काम कैसे होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि ये चिंता कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है, ये एक तर्क ज्यादा है, चिंता कम है। तो आप ये बताइए, आप किसानों का ही शोषण करके उनको ही दोहन क्यों कर रहे हैं, आप उन्हीं को केंद्रित क्यों किया जा रहा है। आप छोटे लघु उद्योग लगाइए, गाँव में ज्यादा सरकार है, छोटे कुटीर उद्योग लगाए, उनको श्रम बिल सस्ता मिलेगा, उनमें जीएसटी और तमाम तरह से बहुत सारे शुल्क वसूले जाते हैं, राजस्व में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। तो क्या आपको दोहन करने के लिए किसान ही मिला? ये मेरा भी सवाल है भाई। किसान के लिए को एक विकल्प मिल रहा है, उसे मंडी में ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां लेके जाएगा, गाँव में मिलेगा, गाँव में बेचेगा अपने केवल। तो आप इसका एक विकल्प ढूंढिए। अब ये थोड़ी कि किसान का दोहन होता आ रहा है तो आप उसको निचोड़ते ही चले जाएंगे आगे भी। आप ये तो सीधे सीधे एक अत्याचार वाली बात हो गई ना। राज्य सरकारें चाहें तो अपने हर जिले पर, हर एक तहसील स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक कारखाने लगाएं, छोटे छोटे कारखाने लगा के प्रसंस्करण लगाएं इनके लिए। जैसे टमाटर है, बहुत सारी प्याज है, इनसे बहुत सारी चीजें उत्पाद बनाए जाते हैं, सॉस वगैरह बनाई जाती है, जूस बनाए जाते हैं। वैल्यू एडिशन के लिए काम कराएं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जहाँ रोजगार मिलेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो जहाँ भी कोई एक छोटी सी फैक्ट्री लगती है तो उसका बड़े पैमाने पर राजस्व मिलता है। तो आप किसानों पे केंद्रित क्यों भाई इसको? तो ये इनकी तर्कहीन है। बल्कि ऐसे लोगों को तो मतलब पुरजोर विरोध करना चाहिए, किसानों को विरोध करना चाहिए ऐसे लोगों को। क्या आप हमारा खून चूसने के लिए बैठे हैं क्या? लेकिन दुर्भाग्य कि इसका उल्टा हो रहा है, वो किसानों को बरगलाया जा रहा है। दरअसल में किसानों की भी कोई गलती नहीं है, मेहनत कश वर्ग होता है, इसमें एकता होती नहीं है और कम पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं होते। जो पढ़े लिखे किसान होते हैं वो कहीं न कहीं किसी राजनेता की गिरफ्त में आ जाते हैं, किसी न किसी दल से उनका संयोग हो जाता है, बड़े नेता उनको कहीं न कहीं से अपने दल में शामिल कर लेते हैं। और जो अनपढ़ किसान है, कम पढ़े लिखे किसान है, उसको आप जैसा हक है वो हक जाता है। अब उसको आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया, कल लोगों को दूसरा आंदोलन करेगा, वहां भी चला जाता है। अब इसको मतलब उसकी मजबूरी कह लीजिए या उसकी ना समझ कह लीजिए, केवल यही मुद्दा है। आप राजस्व बढ़ा सकते हैं, उससे विकास कर सकते हैं। जैसे अभी मैं एक अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, हमारे पालसू ब्लॉक पड़ता है, वहां पर एक चीनी मिल लगी है निजी क्षेत्र की, जहाँ पहले कुछ भी मतलब किसान एक तरह से बहुत मतलब गरीबी के स्तर से जी रहा था। एक चीनी मिल लगने से बड़े पैमाने पर रोजगार मिला, तो बीज और खाद के पैसे की व्यवस्था हो गई। अब बहुत ज्यादा प्रगति हुई इस इलाके में। एक छोटी सी चीनी मिल लगने से कम से कम 100 गांवों का विकास हो गया और गरीबी दूर हो गई। तो आप ऐसी व्यवस्था और जगह क्यों नहीं करते हैं? भाई कोई भी उद्योग गुरुगांव, फरीदाबाद, नोएडा में क्यों लगेगा? आप 50 किलोमीटर दूर आप उसको शिकारपुर में और या फिर कहीं बिजनौर में क्यों नहीं ले जा सकते उसको? तो ये एक मोनोपोली बनी हुई है कि जो भी विकास करना है शहरों का करना है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की भी मतलब खामी कह सकते हैं हम इसको। देवेंद्र जी, आपको लगता है कि आज़ादी के बाद से अभी तक लगातार अगर हम सरकारी विभागों का जिक्र करें तो पंचायती राज व्यवस्था भी गांव की हालत सुधारने के लिए है, इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होता है, इसके अलावा आजकल एमएसएमई मंत्रालय पर भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और भी कई मंत्रालय हैं जो सीधे सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ना कहीं एक समग्र रूप से एकीकृत होकर के सारे विभाग काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा आपको लगता है क्या? ना, बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं। सबके अलग अलग बटे हुए हैं भाई। जिस सरकार ने, मोदी सरकार जब ये प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, तब इन्होंने कहा हम सिंगल विंडो सिस्टम में करेंगे कि कोई भी कोई कंपनी फैक्ट्री लगाएगा, कोई उद्योग लगाएगा सिंगल। लेकिन सच्चाई अभी उसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया। अभी शुरुआत हुई है लेकिन अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। अभी भी आपको छोटे स्तर पर, छोटे शहर में कोई भी छोटा कारखाना लगाना चाहेंगे, आपको 50 जगह जाना पड़ेगा। और ईमानदारी से कहूँ तो बिना सेवा शुल्क के तो पूरा काम हो ही नहीं सकता है।
ये बात किसी छिपी नहीं है। लेकिन अब हम दावा करते हैं कि हम सिंगल विंडो काम करें, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर वाकई है कि हम सिंगल विंडो का काम करने लग जाएं उद्योग शुरू करने के लिए, तो ये अभी तक जो शहरों में जैसे बड़े बड़े महानगरों में जो उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं, वो छोटे शहरों में के लिए भी जा सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है, सरकार ध्यान नहीं दे रही। अभी आपने कोरोना काल में देखा कि जी के श्रमिकों का कितने बड़े पैमाने पर पलायन हुआ, बहुत सारी दिक्कतें हुई, सरकार चाहकर भी नहीं संभाल पाई इस व्यवस्था को। अगर वहाँ अपने क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार मिलता तो वो यहाँ क्यों आए। तो छोटे छोटे बड़ी बड़ी, जैसे हम ऑटो सेक्टर की बात करें तो छोटी छोटी हजारों कंपनियां हैं जो एनसीआर में ही हैं। अगर उनमें से 50% ही गाँव की तरफ में शिफ्ट हो जाएं तो ये देश की तस्वीर ही बदल सकती है। अब किसानों के बच्चों को गांव में रोजगार मिलेगा तो उस पूंजी से किसान अपनी खाद पानी व्यवस्था भी या डीजल के काम में लगाएगा तो उसकी पैदावार बढ़ेगी। लेकिन इस पर बाकी जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना दिया नहीं जा रहा है। और देवेंद्र जी, एक और बड़ी व्यावहारिक समस्या है। असल में मैं भी गांव से ही आता हूँ। जब हम बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में गांव जाते थे तब हम देखते थे कि हमारे जो खेत थे उनमें सारी फसलें हुआ करती थी। हमें पता है कि अरहर का जो पौधा होता है कैसा होता है, मूंग का होता है कैसा होता है, मटर का होता है तो कैसा होता है, गेहूं और जौ में क्या फर्क होता है, इसके अलावा तिल का पौधा कैसा होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमने अपने खुद के खेतों में होती हुई देखी। लेकिन आज जब हम गांव जाते हैं तो हमें केवल और केवल कैश क्रॉप्स का ही बोलबाला वहां नजर आता है। पहले हमें याद है कि केवल मसालों को छोड़कर बाकी कुछ किसान जो है वो बाजार से खरीद के लाता नहीं था। नमक खरीद के लाता था और दूसरे जो मसाले होते थे वो खरीद के लाता था। बाकी सारी चीजें बार्टर सिस्टम से गांव में आपस में ही बांट ली जाती थी। तो ये कैश क्रॉप्स का जो बोलबाला है, ये जो फसल चक्र जो बदला है, इसको आप किसानों की जो बेहतर स्थिति के मामले में बाधा के रूप में देखते हैं या ये कोई अच्छी बात देखते हैं आप? देखिए, ये तो बाधा ही है। बाधा किसानों के लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए भी नहीं है, देश के लिए भी पूरी तरह से बाधा है। ये तो बार बार जो कृषि विशेषज्ञ हैं, जो समझदार हैं, जो गांव के प्रगतिशील किसान हैं, मैं भी गांव में जाता हूं, मिलता हूं, उनसे चर्चा करता हूं, तो इस बात को खुद वो भी जानते हैं कि जब हम एक ही खेती में, एक ही खेत में एक ही फसल बार बार बोएंगे तो उर्वरा शक्ति उसकी खत्म हो जाती है और उसको नुकसान होता है पर्यावरण को। जैसे हम बात करें, अब हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, पंजाब की बात करें, यहाँ तो धान, गन्ना, गेहूं, तीन ही फसलें ज्यादा बोई जाती हैं और इन तीनों फसलों में बड़े पैमाने पर खाद की, यूरिया की भी जरूरत पड़ती है और बड़े पैमाने पर पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो भूजल स्तर बहुत ही खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है हमारे यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसान इन्हीं फसलों को बो रहा है। ये तो हमें फसल चक्र में तो परिवर्तन करना, मिश्रित फसल की ओर बढ़ना पड़ेगा। अब इसके और उससे किसान को फायदा भी होगा, खेती को भी फायदा होगा। लेकिन सब या जागरूकता की कमी कह लीजिए या लालच कह लीजिए या नासमझी कह लीजिए, हम उसको और अभी बढ़ नहीं रहे। नहीं, लेकिन अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो इसका खमियाजा तो हमें बिल्कुल हमारी अगली पीढ़ियों को भुगतना ही पड़ेगा। अब जिस तरह से देश में जंगल खत्म होते जा रहे हैं, अब सामाजिक संस्थाओं के तौर पर एनजीओ बहुत सारे हैं जो वृक्षारोपण में लगे हैं, सरकारें भी इस ओर प्रोत्साहन दे रही हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खेती की व्यवस्था और किसानों की जो बदहाली है उसको दूर करने के लिए बहुत सारे कदम समग्र और एकीकृत रूप में उठाने की जरूरत है, सरकारी स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। और गांव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जागरूकता बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके लिए जो सरकार के उद्यान विभाग हैं उनको भी कहीं ना कहीं, उनके कान भी सरकारों को ऐंठने पड़ेंगे। एक जो अच्छी योजना मोदी सरकार ने शुरू की थी देवेंद्र जी, गांव को गोद लेने वाली योजना, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई तो गांव को हर सांसद 1 या 2 गांव गोद लेगा, ये योजना बड़ी जोर शोर से शुरू की गई थी और मुझे लगता है कि एक अच्छी योजना थी। लेकिन अब दूसरे कार्यकाल में इस योजना का कोई जिक्र ही नहीं होता। आपको क्या लगता है कि बहुत ऊपर के स्तर पर ही? देखिए, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी कि कागजी स्तर पे तो बहुत मजबूत काम हो रहा है, लेकिन धरातल पे आप देखेंगे तो उसका वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। तो जब पहले मतलब कार्यकाल में मोदी जी के में जब गांव गोद लिए गए थे तो बहुत उम्मीद जगी थी कि एक गांव विकसित हो जाएगा, आदर्श गांव बन जाएगा, दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। तो एक उम्मीद थी कि 1 साल में एक गांव को आदर्श बनाया जा सकता है।
लेकिन कागजों में शुरुआत हुई, उसके खूब पोस्टरबाजी हुई, उसके बाद धरातल पर नहीं हो पाए। ऐसे हम किसानों के कल्याण की बात करें तो फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन उसको चुनिंदा लोगों को काम मिलता है। शुरुआत में वो आगे बढ़ती है लेकिन नहीं हो पाते। लेकिन मैं फिर यही बात दोहराऊंगा, किसानों की और खेती बाड़ी की उपयोगिता को सरकार अभी समझ नहीं पा रही है। अभी आपने देखा कोरोना काल में जैसे लॉकडाउन लगा था तो एकदम भगदड़ मच गई थी और सरकार को नहीं संभाल पाई थी स्थितियां। आपने देखा होगा काफी समय तक बहुत सारे उद्योग धंधे पूरी तरह बंद रहे थे, तो एकदम ना राशन पानी को हाहाकार मच गया था लोगों के लिए, कैसे क्या आएगा, ब्रेड वगैरह सारी चीजें, लेकिन कहीं कोई आदमी भूखा नहीं मरा था। भारत की आत्मा गांव में बसती है, ये हम सब कहते हैं, बहुत सारे मंचों पर जाते हैं, बड़े गर्व के साथ, बड़े फख्र के साथ कहते हैं। हम ये भी बताते हैं कि हम खुद भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं और गांव में हम जाते हैं, इसका जिक्र हम बड़े उत्फुल्लित मन से करते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक सही दृष्टिकोण, सकारात्मक सोच के साथ किसानों की स्थिति सुधारने के प्रयास नहीं किए जाएंगे और जब तक ऐसे प्रयासों में राजनीतिक रोड़े, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं जो नया कानून, और मुझे तो लगता है कि ये गेम चेंजर किसानों की स्थिति सुधारने के मामले में ये नए कानून साबित हो सकते हैं। आपको याद होगा देवेंद्र जी कि जब राजीव गांधी दुर्घटनावश प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जब कंप्यूटरीकरण का एक फैसला किया था तो देश भर में विरोध शुरू हुआ था और ये तर्क दिया गया था कि जब कंप्यूटर आ जाएगा तो 6 आदमी का काम एक कंप्यूटर कर देगा और बेरोजगारी हो जाएगी। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो रोजगार का सबसे बड़ा साधन बनकर उभरा है। तो ये तात्कालिक गलतफहमियां, समय समय पर जो गलतफहमियां होती हैं उनको दूर करने की जरूरत है और सकारात्मक दृष्टिकोण से मुद्दों को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि किसानों की सेहत पर, किसानों की आर्थिक सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आपने बहुत सारे मसलों पर बहुत अच्छे ढंग से हमारे दर्शकों को समझाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।